हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स लर्निंग इन साइथमेटिक्स। मैं निशी गुप्ता और आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स पढ़ने के लिए हमको कुछ टर्म्स डिफाइन करनी पड़ेंगी पहले, जिनमें से दो टर्म्स हैं मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अब इनको समझते हैं क्या होता है। हमने पढ़ा है कि जो एटम्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, बीच में न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है। और हम ये जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है ये किसके सिमिलर है, जैसे कि एक करंट लूप है, और करंट लूप की तरह ही इसका हमने मैग्नेटिक मोमेंट निकाला था विच वॉज इक्वल टू ई वी आर अपॉन 2, जहाँ ई इसका चार्ज है, वी इसकी स्पीड है, आर रेडियस है अपॉन 2। ये हमने मैग्नेटिक मोमेंट निकाला था। यानी कि जितने भी एटम्स हैं वो सब एक डाइपोल्स की तरह बिहेव करते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल। हम इनको एटॉमिक डाइपोल्स भी कह सकते हैं कि जितने भी मटेरियल में एटम्स हैं उनके अपने कुछ डाइपोल मोमेंट होता है। तो एक मटेरियल में कुल मिला के बहुत सारे एटम्स होंगे और हर एक के डाइपोल मोमेंट जो है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में होंगे, किसी का किसी डायरेक्शन में है, किसी का किसी डायरेक्शन में है। अगर हम इन सब डाइपोल मोमेंट्स का वेक्टर सम करें तो वो जीरो भी हो सकता है और नॉन जीरो भी हो सकता है। तो हम मैग्नेटाइजेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, द मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए सैंपल टू बी इक्वल टू इट्स नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि m इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट, नेट मैग्नेटिक मोमेंट, बहुत सारे एटम्स हैं, कुल मिला के जितना मैग्नेटिक मोमेंट है किसमें, यूनिट वॉल्यूम में, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। ये सिमिलर ऐसा ही जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पोलराइजेशन डिफाइन किया था, नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ऐसे ही मैग्नेटिज्म में हम मैग्नेटाइजेशन डिफाइन करते हैं, दैट इज नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। कैसी है ये, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन m के डायरेक्शन के अलोंग होगी और डायमेंशंस क्या होंगी उसकी, L इनवर्स A। यूनिट क्या होगी, अगर हम यूनिट निकालें इसकी तो मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब, तो कितना हो गया ये एम्पियर पर मीटर, यूनिट इज एम्पियर मीटर इनवर्स। इसी से डायमेंशंस आ जाती है L इनवर्स एंड A। ठीक है। अब दूसरी क्वांटिटी डिफाइन करने के लिए, मैग्नेटिक इंटेंसिटी को डिफाइन करने के लिए हम कंसिडर करते हैं एक सोलिनॉइड है हमारे पास। ये क्या है, ये सोलिनॉइड, और इसके अंदर एयर या वैक्यूम है। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी होती है, ये हमने निकाली थी एम्पियर्स लॉ से, म्यू नॉट इज इक्वल टू एन इंटू आई, सॉरी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और आई इसमें जो करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, इसको हम बी नॉट लिखते हैं, इसका मतलब कब है, ये वैक्यूम में। अब अगर हम इस सोलिनॉइड के अंदर इसके कोर में कोई सब्सटेंस रख देते हैं, कोई भी मटेरियल रख देते हैं जिसमें कि कुछ मैग्नेटिक मोमेंट है, जिसका कुछ मैग्नेटाइजेशन है नॉन जीरो, तो क्या होगा, ये फील्ड चेंज हो जाएगी। ये फील्ड कितनी हो जाएगी, ये बी नॉट प्लस इस सब्सटेंस के जो डाइपोल्स अलाइंड है उनकी जो फील्ड है उसको हम बी एम मान लेते हैं, दोनों के सम के इक्वल हो जाएगी। इट मीन्स बी इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी एम। बी नॉट क्या है, जो फील्ड इलेक्ट्रिसिटी के कारण है, करंट के कारण है, और बी एम क्या है, जो कि फील्ड मैग्नेटाइजेशन के कारण है, जो हमने मटेरियल रखा है इसके अंदर उसके मैग्नेटाइजेशन के कारण जो फील्ड डेवलप हो रही है, दैट इज बी एम। और ये बी एम कैसी होगी, बी एम दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजेशन। सब्सटेंस का मैग्नेटाइजेशन जितना ज़्यादा है वो उतनी ही ज़्यादा उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, या हम कह सकते हैं बी एम इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एम। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब b को, b इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी एम, यानी कि म्यू नॉट एन आई प्लस म्यू नॉट इंटू एम, या हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू म्यू नॉट हमने कॉमन ले लिया एन आई प्लस एम, या हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच प्लस एम। इस क्वांटिटी को हमने किससे, h से रिप्लेस कर दिया है, एंड दिस क्वांटिटी h, इट इज अ वेक्टर फील्ड विच इज कॉल्ड द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। किससे गिवन है ये, h इज इक्वल टू n इंटू आई, दैट इज द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। या अगर हम इस फॉर्मूले से निकालें तो कितनी आ जाएगी, h इज इक्वल टू b अपॉन म्यू नॉट माइनस m।
ठीक है। और इसकी डायमेंशंस और यूनिट सेम होगी जो कि m की है, क्योंकि अगर हम जो है डायमेंशंस के रूल्स यूज करें तो इन दोनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए अगर ये फॉर्मूला सही है तो जो m के डायमेंशन है वही h की है, तो h हैज द सेम डायमेंशंस एज m एंड इज मेजर्ड इन द यूनिट्स, सेम यूनिट्स, दैट इज एम्पियर पर मीटर। नेक्स्ट कुछ क्वांटिटीज हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड परमेबिलिटी। मैग्नेटिक परमेबिलिटी अभी हमने लिखा था B इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस M। ये लिखा था। अब ये जो मैग्नेटाइजेशन है, एक तो सब्सटेंस का अपना मैग्नेटाइजेशन हो सकता है कि उसके एटॉमिक डाइपोल्स कैसे अलाइंड है, उसमें टोटल मैग्नेटिक मोमेंट कितना है। उसके अलावा जब हम इसको इस फील्ड में रखेंगे, जो एक्सटर्नल फील्ड में, क्योंकि हमने सोलेनोइड ली थी और सोलेनोइड के अंदर हमने मैग्नेटिक मटेरियल को रखा था, तो अपने मैग्नेटाइजेशन के साथ साथ उसमें क्या होगा, ये जो है फील्ड के कारण भी जो है डाइपोल्स अलाइन हो जाएंगे, यानी कि मैग्नेटाइजेशन जो है चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू द फील्ड। या हम कह सकते हैं M इज प्रोपोर्शनल टू H, और वी कैन राइट M is equal to a constant into H. This constant is called magnetic susceptibility. और कैसे डिफाइन करेंगे इसको, हम लिख सकते हैं M upon H। तो कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। हमने सब्सटेंस को कितनी मैग्नेटिक इंटेंसिटी में रखा है और उसका कितना मैग्नेटाइजेशन हो गया, दोनों का रेशियो, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। It is a measure of how a magnetic material responds to an external field, कि एक्सटर्नल फील्ड में कैसे रिस्पॉन्ड करता है, फील्ड बढ़ाने से उसका मैग्नेटाइजेशन कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा होगी तो मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा बढ़ जाएगा, पॉजिटिव होगी तो मैग्नेटाइजेशन जो है सेम फील्ड की डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव होगी तो फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। यानी कि हम मटेरियल को रखते हैं फील्ड के अंदर तो उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होता है, या हम कह सकते हैं मैग्नेटाइजेशन उसका कम हो जाता है। इसकी यूनिट्स एंड डायमेंशंस क्या होंगी, ये जो है इसका भी हमने एम्पियर पर मीटर, दिस इज आल्सो एम्पियर पर मीटर, देयरफॉर इट हैज नो यूनिट एंड नो डायमेंशंस, इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ससेप्टिबिलिटी के टर्म्स में हम मटेरियल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, जितने भी मटेरियल्स हमारे पास अवेलेबल हैं उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे, डाईमैग्नेटिक इफ ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो सब्सटेंस कैसा है, डाईमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक इफ इट इज पॉजिटिव एंड स्मॉल, अगर ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू पॉजिटिव है और स्मॉल वैल्यू है तो वो पैरामैग्नेटिक बोलते हैं उसको। एंड देन इज फेरोमैग्नेटिक इफ ससेप्टिबिलिटी इज लार्ज एंड पॉजिटिव, अगर लार्ज पॉजिटिव वैल्यू है तो दैट इज नोन एज फेरोमैग्नेटिक। ठीक है। अब जो है इसको हम आगे कैसे लिख सकते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, B इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस M, और हमने M को क्या लिखा है, ससेप्टिबिलिटी इंटू H, तो हम लिख सकते हैं H प्लस M की जगह लिखेंगे ससेप्टिबिलिटी इंटू H, या हम लिख सकते हैं B इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी इंटू H कॉमन ले लिया हमने इसमें से, एंड दिस क्वांटिटी we can write B is equal to mu naught into 1 plus susceptibility. It is called relative permeability. B is equal to mu naught mu R into H. और further इसको कैसे लिखते हैं हम, B is equal to mu into H. This quantity mu R is called relative permeability and this quantity is called the permeability. तो हमने लिखा है B इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस साई इंटू H, जिसको हमने लिखा है म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू H, जिसको आप फर्दर लिखा है म्यू इंटू H। तो ये जो म्यू आर टर्म है दैट इज कॉल्ड रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। किसके इक्वल है ये, 1 प्लस साई, 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, एंड इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी बिकॉज ससेप्टिबिलिटी इज ऑल्सो डायमेंशनलेस। It is called relative magnetic permeability and it is defined as, कैसे डिफाइन करेंगे, इस इक्वेशन से है म्यू नॉट म्यू आर इज इक्वल टू म्यू, या हम लिख सकते हैं म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट, जिसमें म्यू क्या है, परमेबिलिटी है, और म्यू नॉट क्या है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये किसका रेशियो है, रेशियो ऑफ परमेबिलिटी ऑफ दैट मीडियम एंड परमेबिलिटी ऑफ
free space. So relative magnetic permeability is defined as the ratio of magnetic permeability of the substance and the permeability of free space या vacuum. It is the analog of dielectric constant in electrostatics. Electrostatics में हमने पढ़ा था epsilon naught is equal to epsilon r is equal to epsilon upon epsilon naught. ये जो epsilon r था इसको हमने क्या बोला था, relative permittivity, या इसको बोला था डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसको हमने बिल्कुल सिमिलर वे में डिफाइन किया था. इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. दूसरी क्वांटिटी मैग्नेटिक परमेबिलिटी है ये म्यू, विच इज रिटन एज म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर या म्यू नॉट इंटू 1 प्लस साई. इट हैज़ द सेम डायमेंशंस एंड यूनिट्स ऑफ म्यू नॉट, यानी कि क्या डायमेंशंस होंगी उसके, टेस्ला मीटर पर यूनिट, दैट इज टेस्ला मीटर पर एम्पियर. तो हमारे पास जितने भी सब्सटेंस हैं उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं 3 ग्रुप्स में, डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक. पहला है डाईमैग्नेटिक. क्या होते हैं ये? द सब्सटेंसेस विच व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड गेट वीकली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फील्ड. अगर हम इन सब्सटेंसेस को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो मैग्नेटाइज हो जाएंगे. कैसे मैग्नेटाइज हो जाएंगे? ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फील्ड. और कैसा मैग्नेटाइजेशन? वीक मैग्नेटाइजेशन, वीकली मैग्नेटाइज्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द फील्ड. और ससेप्टिबिलिटी कितनी होती है इनकी? नेगेटिव होती है, जो कि 0 से -1 के बीच में वेरी करती है. अगर रिलेटिव परमेबिलिटी निकालें, रिलेटिव परमेबिलिटी होती है इसकी 1 प्लस जाई, या हम लिख सकते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी दैट हैज ए स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू, 0 से 1 के बीच में वेरी करती है. अगर हम म्यू की वैल्यू निकालें तो हमने पढ़ा है कि ये म्यू नॉट, म्यू आर कितना होता है? म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट. अगर म्यू छोटा है, म्यू आर मतलब जो है म्यू आर इज लेस देन 1, इसका मतलब म्यू इज लेस देन म्यू नॉट, यानी कि उनकी परमेबिलिटी जो है फ्री स्पेस की परमेबिलिटी से कम होती है. यानी कि अगर हम ये सब्सटेंस सोलेनॉइड में रख देंगे तो फील्ड क्या होगी? वीक हो जाएगी. अगर हम इन सब्सटेंसेस को यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं, मान लीजिए हमने यूनिफॉर्म फील्ड में रखा था, तो क्या होगा? फील्ड की लाइंस हम देख रहे हैं, ये यहाँ पर जहाँ पर सब्सटेंस है यहाँ पर फील्ड लाइंस जो है इनका डिस्टेंस बढ़ गया है. डिस्टेंस बढ़ने का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड कम हो गई है. एक्सटर्नल फील्ड थी बी नॉट, अब ये कैसे मैग्नेटाइज हो गए हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन में. तो कुल मिला के जो फील्ड है वो कम हो जाएगी. नेट फील्ड बी इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी एम होती है, और बी एम जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है. तो नेट फील्ड कम हो जाएगी, तो क्या होगी? लाइंस जो हैं ये एक दूसरे से दूर चली जाती हैं. ठीक है. और क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी? दे हैव अ टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. अगर फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो क्या होंगे? ये जहां पर वीक पार्ट है वहां की तरफ जाएंगे, स्ट्रॉन्गर से वीकर की तरफ. और इसी तरह से ये मैग्नेट से रिपेल होते हैं, अट्रैक्ट नहीं होते, रिपेल होते हैं. इनके कुछ एग्जांपल्स हैं: बिस्मथ, कॉपर, लेड, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, वाटर एंड सोडियम क्लोराइड. ये सब जो है डाईमैग्नेटिक होते हैं सब्सटेंसेस. अब डाईमैग्नेटिक की जो है इंटरनल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, किस तरह से ये रिस्पॉन्ड करते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको. डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर वंस इन विच रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट इन एन एटम इज 0. इनमें क्या होते हैं? इनमें होते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स होते हैं. एक का मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में है तो दूसरे का मैग्नेटिक मोमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है. तो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इन एटम इज 0. ठीक है. इस तरह से पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. टोटल मैग्नेटिक मोमेंट उनमें कोई भी नहीं है. जब हम इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, then those electrons having orbital magnetic moment in the same direction slow down. जिनका अगर ये हम ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक का मोमेंट इस डायरेक्शन में है और एक का इस डायरेक्शन में है. अगर हमने फील्ड की डायरेक्शन ये ली है बी, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये स्लो हो जाएगा और ये जो है फास्ट हो जाएगा. यानी कि इसका मोमेंट जो है कम हो जाएगा और इसका मोमेंट जो है बढ़ जाएगा. जो फील्ड के डायरेक्शन में है उसका मोमेंट जो है वो बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा. एंड दोज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन वो स्पीड अप.
तो उनका मोमेंट जो है वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि मोमेंट कितना होता है मैग्नेटिक मोमेंट, दैट इज इक्वल टू EV/2। अगर V इंक्रीज होगी तो मैग्नेटिक मोमेंट इंक्रीज हो जाएगा, V कम होगी तो मैग्नेटिक मोमेंट कम हो जाएगा। अब V इंक्रीज या डिक्रीज क्यों होती है? क्योंकि ये मूविंग चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन्स जब रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड, तो मूविंग चार्जेस, चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, और जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनका डाइपोल मोमेंट फील्ड के डायरेक्शन में है, उन पे फोर्स कैसे लगता है? सेंट्रीपिटल फोर्स के ऑपोजिट लगता है, इसलिए वो उसकी स्पीड को कम कर देते हैं। और जिनका डाइपोल मोमेंट जो है मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, उन पे जो फोर्स लगता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरफ लगता है, जिससे कि उनकी स्पीड बढ़ जाती है। स्पीड बढ़ने से इनका मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ जाता है। तो कुल मिला के जो है द सब्सटेंस डेवलप्स ए मैग्नेटिक मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ द अप्लाइड फील्ड। अप्लाइड फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में ये मैग्नेटाइज हो जाते हैं। दूसरी तरह के सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। ये क्या होते हैं? द सब्सटेंसेस विच व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड गेट वीकली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। अगर फील्ड में रखते हैं तो उनके मैग्नेटाइजेशन भी डेवलप हो जाता है उसी डायरेक्शन में, मैग्नेटाइज हो जाते हैं वो। इनकी ससेप्टिबिलिटी जो है वो 0 से ई के भी, ई मतलब क्या? पॉजिटिव, स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू होती है। ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव होती है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू होती है। इसी तरह से परमेबिलिटी इनकी 1 से ज़्यादा होती है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होती है, 1 से थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। और म्यू की वैल्यू जो है म्यू नॉट से ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि म्यू आर होता है हमारे पास, म्यू अपॉन म्यू नॉट। अगर म्यू आर जो है ग्रेटर देन 1 है तो म्यू विल बी ग्रेटर देन म्यू नॉट, यानी कि इनको जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर हमने ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ली है बी, इसमें हमने इस सब्सटेंस को रख दिया है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को, तो इसमें जो मूवमेंट डेवलप होगा वो भी इसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाएंगे, यानी कि जो बी एम की डायरेक्शन होगी वो भी सेम होगी, जो बी एम डेवलप होगी वो भी सेम डायरेक्शन में होगी। तो हम जो नेट फील्ड होगी दैट इज बी प्लस बी एम, इट मीन्स नेट फील्ड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? द टेंडेंसी है, दे हैव टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम रीजन ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ मूव करते हैं। एंड दे गेट वीकली अट्रैक्टेड टू ए मैग्नेट। मैग्नेट से अट्रैक्ट तो होते हैं लेकिन बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं होते हैं, वीकली अट्रैक्ट होते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं एल्युमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन एंड कॉपर क्लोराइड। अब इनका मैकेनिज्म समझते हैं। इसमें क्या होता है? डायमैग्नेटिक में तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे तो नेट मोमेंट तो इनका 0 था, लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है बढ़ जाता है और जो ऑपोजिट वाला है उस जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसका कम हो जाता है। इसमें क्या है? द इंडिविजुअल एटम्स of an paramagnetic material possess a permanent magnetic dipole moment of their own। इनका अपना एक डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड विच इज स्ट्रॉन्ग इनफ एंड एट लो टेम्परेचर। अगर लो टेम्परेचर पे हम इन पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होगा? ये जो एटॉमिक डाइपोल्स हैं दे अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। हमने पढ़ा था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में हम एक डाइपोल को रखते हैं तो उसके ऊपर क्या लगता है? टॉर्क लगता है, और टॉर्क उसको जो है फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करता है। तो इसीलिए जो है ये कैसे होते हैं? दे गेट वीकली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो मोमेंट्स हैं वो फील्ड की तरफ अलाइन हो जाते हैं, सारे एटॉमिक डाइपोल्स। इसके अलावा इनका जो मोमेंट है, ये मैग्नेटाइजेशन है, वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। कैसे? we find that the magnetization of a paramagnetic material is inversely proportional to the absolute temperature. It means M is inversely proportional to temperature. जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा मैग्नेटाइजेशन उतना ही कम होगा। अगर टेम्परेचर को कम करेंगे तो मैग्नेटाइजेशन जो है वो ज़्यादा होगा। या हम इसको लिख सकते हैं कांस्टेंट C B नॉट अपॉन T, where C is called Curie's constant. And this law क्या कि magnetization of the paramagnetic material is inversely proportional to the absolute temperature. It is known as Curie's law after its discoverer Pierre Curie, and the constant C is called Curie's constant. अगर हम susceptibility निकालें, susceptibility क्या होती है? That is equal to M upon H. तो हम इसको H से डिवाइड कर देंगे, we will get C B नॉट अपॉन H डिवाइडेड बाय T। और B नॉट अपॉन H हमने निकाला था, B नॉट इज इक्वल टू
म्यू नॉट एन आई, और एन आई को हमने एच रख दिया था, म्यू नॉट एच। तो बी नॉट अपॉन एच कितना हो गया, म्यू नॉट के इक्वल। देयरफॉर ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू सी म्यू नॉट अपॉन टी, या हम कह सकते हैं ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्यूरीज लॉ को हम ऐसे भी स्टेट कर सकते हैं, मैग्नेटाइजेशन के फॉर्म में भी और ससेप्टिबिलिटी के फॉर्म में भी। ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो हम देखते हैं कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है उसके लिए ससेप्टिबिलिटी एज वेल एज रिलेटिव परमेबिलिटी डिपेंड नॉट ओनली ऑन द मटेरियल but also on the temperature. As the field is increased or the temperature is lowered, the magnetization increases until it reaches a saturation value. अगर हम फील्ड को बढ़ाते हैं और टेम्परेचर को लो करते हैं, लो टेम्परेचर्स पे फील्ड को हम बढ़ाते जाएं, तो क्या होगा, ये जो एटॉमिक डाइपोल्स हैं धीरे धीरे सारे ही अलाइन हो जाएंगे, जितने भी एटॉमिक डाइपोल्स हैं सब अलाइन हो जाएंगे। तो क्या होगा, सैचुरेशन वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद जो है हम उसको और नहीं बढ़ा सकते हैं, एट विच पॉइंट ऑल द डाइपोल्स आर परफेक्टली अलाइंड विद द फील्ड। बियॉन्ड दिस क्यूरीज लॉ इज नो लॉन्गर वैलिड, क्योंकि उसके बाद टेम्परेचर बढ़ाने से मैग्नेटाइजेशन जो है इसके बाद जो है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा मैग्नेटाइजेशन। क्यों, क्योंकि सारे डाइपोल्स जो हैं परफेक्टली अलाइन हो गए हैं। थर्ड ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस इज फेरोमैग्नेटिक्स। फेरोमैग्नेट्स क्या होते हैं, द सब्सटेंसेस व्हिच व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड गेट स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। अगर हम इनको फील्ड में रखते हैं तो इनका जो मैग्नेटाइजेशन है वो फील्ड के डायरेक्शन में ही होता है, लेकिन स्ट्रांग होता है। पैरामैग्नेटिक में भी सेम था लेकिन वीकली था उसमें। इसमें क्या है, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। कैसे होते हैं ये, जैसे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं उसमें एटॉमिक डाइपोल्स होते हैं, इसी तरह से इसमें क्या होते हैं, द इंडिविजुअल एटम्स in the ferromagnetic material possess a dipole moment as in paramagnetic. However, they interact with one another in such a way that they spontaneously align themselves in a common direction over a large volume called domain. ये जो है बहुत सारे एटॉमिक डाइपोल्स एक ही तरह से अलाइन हो जाते हैं बहुत लार्ज वॉल्यूम में। इस वॉल्यूम को हम बोलते हैं डोमेन। इस डोमेन में सारे जितने भी एटम्स हैं वो सारे इस डायरेक्शन में अलाइंड है, उनके डाइपोल मोमेंट इस डोमेन में जितने भी हैं वो सारे इस डायरेक्शन में अलाइंड है। ठीक है, तो एक लार्ज वॉल्यूम पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, बहुत सारे एटम्स जो हैं वो उनके डाइपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में डेवलप जो है अलाइन हो जाते हैं, यानी कि ईच डोमेन हैज ए नेट मैग्नेटाइजेशन। हर एक डोमेन का मैग्नेटाइजेशन होता है एक प्रॉपर डायरेक्शन में। एंड व्हेन वी अप्लाई एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि हम इनको एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, दीज डोमेन्स ओरिएंट देमसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। ये सारे डोमेन्स, इसमें कि बहुत सारे डाइपोल्स हैं, ये सारे जो हैं वो फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करते हैं। ऐसे ये हमने फील्ड लगाई है तो फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होते हैं। एंड साइमल्टेनियसली द डोमेन ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड ग्रो इन साइज, और जो साइज जो फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। क्यों, क्योंकि सारे डोमेन्स जो हैं वो ऐसे ही अलाइन होते जा रहे हैं। इसके अलावा फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होने से उनका जो है मोमेंट बढ़ जाता है। Thus in ferromagnetic material the field lines are highly concentrated, तो फील्ड जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। और क्या प्रॉपर्टीज हैं इनकी, they have a strong tendency to move from weak magnetic field to strong magnetic field and they are strongly attracted to a magnet, magnet को बहुत strongly attract करते हैं। फेरोमैग्नेटिक के कुछ एग्जांपल्स हैं that are iron, cobalt, nickel and gadolinium. The relative magnetic permeability of such materials is more than 1000. Susceptibility क्या होती है इनकी, high positive value. Relative permeability निकालें अगर हम, that is equal to 1 plus susceptibility, it also has a high positive value. And relative permeability is equal to mu upon mu naught. It is highly positive, it means mu is very very greater than mu naught. यानी कि इन सब्सटेंसेस को अगर हम फील्ड में रखते हैं तो फील्ड बहुत स्ट्रांग हो जाती है। ये हमने एक्सटर्नल फील्ड रखी है, इसमें हम सब्सटेंसेस को रखेंगे तो इनके अंदर फील्ड जो है इसी डायरेक्शन में डेवलप होगी, सारे एटॉमिक डाइपोल्स ऐसे ही अलाइन हो जाएंगे। तो नेट फील्ड क्या हो जाएगी, बी नॉट प्लस बी एम, यानी कि बहुत हाई फील्ड हो जाएगी, या लाइंस जो है बहुत क्लोज जो है इसमें हो जाएंगी, क्योंकि फील्ड की वैल्यू बहुत हाई हो जाएगी तो लाइंस जो है वो बहुत क्लोज हो जाएंगी। अब कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं, फेरोमैग्नेटिक के भी दो ग्रुप होते हैं। क्या होता है, इन सम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स द मैग्नेटाइजेशन परसिस्ट व्हेन द एक्सटर्नल फील्ड इज रिमूव्ड। हमने ये फील्ड हटा भी ली है अगर,
तब भी उनका मैग्नेटाइजेशन जो है वो काफ़ी समय तक रहता है। These materials are called hard ferromagnetic materials या hard ferromagnets. इनके एग्जाम्पल्स हैं एल्निको। एल्निको क्या है? एन एलॉय ऑफ आयरन, एल्युमिनियम, निकल, कोबाल्ट एंड कॉपर। ये जो है एक हार्ड फेरोमैग्नेट है। द नेचुरली ऑकरिंग लोड स्टोन इज अनदर। जो नेचुरली ऑकरिंग लोड स्टोन क्यों बोलते हैं? लीडिंग स्टोन। इसको हम यूज करते थे डायरेक्शंस के लिए, तो लीड करता था ये लीडिंग स्टोन, तो लोड स्टोन बोला जाता है, जो नेचुरली जो है हमारी अर्थ में होता है। दैट इज ऑल्सो ए हार्ड फेरोमैग्नेट। सच मटेरियल्स form permanent magnets to be used among other things such as compass, needle. इनसे हम क्या बनाते हैं? एल्निको से, इससे बनाते हैं हम परमानेंट मैग्नेट्स। तो एक ग्रुप तो ये हो गया। दूसरा ग्रुप क्या है? ऑन द अदर हैंड देयर आर ए क्लास ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स इन विच द मैग्नेटाइजेशन डिसअपियर्स ऑन रिमूवल ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम इस एक्सटर्नल फील्ड को हटा लेते हैं तो मैग्नेटाइजेशन इसका जो है वो खत्म हो जाता है। Such materials are called soft ferromagnetic materials. यानी कि फील्ड लगाते हैं तब तो हाईली मैग्नेटाइज हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही फील्ड हटाते हैं तो उनका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है। इसका एग्जांपल है एक सॉफ्ट आयरन। ये जो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है पैरामैग्नेटिक की तरह। एट हाई इनफ टेम्परेचर्स ए फेरोमैग्नेट बिकम्स ए पैरामैग्नेट। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो फेरोमैग्नेट धीरे धीरे क्या बन जाएगा? पैरामैग्नेटिज्म की तरफ बढ़ जाता है। जो डोमेन बड़े बड़े जो डोमेन्स थे वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, यानी कि वो जो सारे एटम्स जो हैं एक साथ अलाइंड थे एक लार्ज वॉल्यूम पे, वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और पैरामैग्नेट की तरह वो जिगजैग अलाइंड हो जाते हैं। तो दिस डिसअपीयरेंस ऑफ मैग्नेटाइजेशन विद टेम्परेचर इज ग्रेजुअल। इट इज लाइक मेल्टिंग ऑफ सॉलिड क्रिस्टल। जैसे सॉलिड क्रिस्टल को हम मेल्ट करते हैं तो इसी तरह से जैसे जैसे हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं फेरोमैग्नेट क्या बन जाता है? पैरामैग्नेट बन जाता है। एंड द टेम्परेचर ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम फेरोमैग्नेटिक टू पैरामैग्नेटिक इज कॉल्ड क्यूरीज टेम्परेचर। इसको एक नाम दिया गया है जिस टेम्परेचर पे ये पैरामैग्नेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये कुछ सबसे जैसे क्यूरीज टेम्परेचर है। कोबाल्ट के लिए इतने केल्विन पर, आयरन का 1043 केल्विन। इसी तरह से इन सब्सटेंसेस के ये टेम्परेचर हैं जिस पर ये फेरोमैग्नेट से पैरामैग्नेट बन जाते हैं। तो ससेप्टिबिलिटी अबाउट द क्यूरी टेम्परेचर, टेम्परेचर के अबाउ इस टेम्परेचर पे जब ये पैरामैग्नेट बन जाएंगे उसके बाद इनका जो पैरामैग्नेटिक फेस है उसमें ये लॉ होल्ड करता है। ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू C/T माइनस TC। तो ये जो हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं मटेरियल्स की, उनसे एक फिनोमेना आती है हिस्ट्रेसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत यूजफुल भी है। क्या है ये फिनोमेना? द रिलेशन बिटवीन B एंड H इन ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल is often not linear and depends upon the magnetic history of the sample. जो B और H की रिलेशन है वो लीनियर नहीं होती है और डिपेंड करती है कि हमने सैंपल किस पोजीशन में लिया है, उसकी हिस्ट्री क्या है। कैसे इसको समझते हैं? The figure shows the behavior of a material as we take it through one cycle of magnetization. एक मैग्नेटिक साइकिल का हम पूरा देखते हैं कैसे कैसे B और H की वैल्यू चेंज होती है। Let the material be unmagnetized. हमने जो मटेरियल लिया है वो अनमैग्नेटाइज्ड है, यानी कि उसकी B की वैल्यू, उसके अंदर जो फील्ड है वो 0 है। We place it in a solenoid and increase the current through the solenoid. हमने उसको जो है एक सोलेनोइड के अंदर रख दिया, यहाँ पर रख दिया उसको मटेरियल को, और इसके अंदर हम करंट को इंक्रीज करते हैं। तो करंट को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी, यानी कि H इंक्रीज होगी। B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI, या हम लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू H। तो B इंक्रीज होगी, हम कह सकते हैं H इंक्रीज होगी। हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो है हमने कितनी इंटेंसिटी में रखा है इसको। हमने H इंटेंसिटी में रखा है, अगर हम I बढ़ाएंगे तो H भी बढ़ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड इन द मटेरियल राइजेस, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो इसके अंदर जो डेवलप होगा मैग्नेटाइजेशन, यानी कि इसकी जो फील्ड डेवलप होगी वो भी बढ़नी शुरू हो जाएगी, जो कि हमें इस कर्व से दिखाई दे रही है। हमने H को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करा है, ऐसे H को हम यहाँ तक ले गए हैं, तो इसकी वैल्यू धीरे धीरे ऐसे ऐसे बढ़ती जा रही है, और कहाँ तक बढ़ेगी? A पॉइंट तक, जहाँ पर क्या होगा? एक सैचुरेशन वैल्यू आ जाएगी। सैचुरेशन वैल्यू मीन्स सारे डोमेन्स जो हैं वो उस डायरेक्शन में, फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो गए हैं। ठीक है।
नेक्स्ट वी डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एच एंड रिड्यूस इट टू 0। अब हम एच की वैल्यू यहाँ पर इतनी थी, अब हम एच को डिक्रीज करना शुरू करते हैं और 0 तक ले आते हैं। तो हम देखते हैं ग्राफ कैसे जा रहा है, ओ से लेके ए से लेके बी तक। इस पॉइंट पे देखेंगे हमने एच को 0 कर दिया, लेकिन ये जो बी है, जो मैग्नेटिक फील्ड है सब्सटेंस के अंदर, वो 0 नहीं हुई है। एट एच इज इक्वल टू 0, बी इज नॉट 0। हमने इसकी जो करंट है वो 0 कर दी, यानी कि फील्ड 0 हो गई है। करंट 0 कर दी, फील्ड 0 हो गई, लेकिन ये जो है इसके अंदर फिर भी फील्ड जो है वो 0 नहीं हुई है, यानी कि मैग्नेटाइजेशन इसका खत्म नहीं हुआ है। तो दिस वैल्यू ऑफ बी एट एच इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रिटेंटिविटी या रेवेनेंस। इसको हम बोलते हैं, इस वैल्यू को, ये जो बी की वैल्यू है सी बी दैट इज कॉल्ड रिटेंटिविटी, कि उसमें इतना एक्सटर्नल फील्ड हटाने के बाद भी उसमें इतना मैग्नेटिज्म बाकी रह गया है। क्यों रह गया है? द डोमेन्स आर नॉट कंप्लीटली रैंडमाइज्ड इवन दो द एक्सटर्नल फील्ड हैज बीन रिमूव्ड। एक्सटर्नल फील्ड को हटा दिया, लेकिन डोमेन्स जो है फिर भी अभी पूरी तरह से डिसअलाइन नहीं हुए हैं। नेक्स्ट व्हाट वी डू, नेक्स्ट द करंट इन द सोलेनॉइड इज रिवर्स्ड। अब हम करंट को रिवर्स करते हैं और धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं। यहाँ तक पहुँच गए थे, हम करंट को रिवर्स करेंगे तो एच की जो है वैल्यू रिवर्स होनी शुरू हो जाएगी, और किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे हम देखते हैं बी की वैल्यू 0 हो गई। यहाँ से हम यहाँ गए हैं तो बी की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक यानी कि 0 हो गई है। यानी कि हमको इसके मैग्नेटिज्म को ख़त्म करने के लिए, बी को 0 करने के लिए ये फील्ड हमको लगानी पड़ी है। कितनी एक्स्ट्रा फील्ड लगानी पड़ी है? अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो फील्ड है O से लेके C तक की, द वैल्यू ऑफ H एट C इज कॉल्ड कोर्सिविटी। इसको हम बोलते हैं कोर्सिविटी। कि हम कोर्सिविटी क्या है, कि हमको कितनी ऑपोजिंग मैग्नेटिक इंटेंसिटी लगानी पड़ी है इसके मैग्नेटिज्म को खत्म करने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद हम इसकी फिर जो है जब जैसे जैसे H बढ़ाते हैं तो V की वैल्यू बढ़ती जाती है ऑपोजिट डायरेक्शन में, और कहाँ तक? D तक, यहाँ पर सैचुरेट हो जाती है। सैचुरेशन के बाद फिर हम जो है H की वैल्यू को अब कम करना शुरू करते हैं। यहाँ तक बढ़ाने के बाद फिर से कम करना शुरू करते हैं, 0 तक लाते हैं, तो ये फील्ड जो है ऐसे आती है और फिर से इसकी वैल्यू जो है 0 नहीं होती है। और धीरे धीरे हम इसकी डायरेक्शन को फिर रिवर्स कर देते हैं, तो ये कंप्लीट साइकिल पूरी हो जाती है, यहाँ तक A तक आके ये खत्म हो जाती है। The cycle repeats itself and we note that the curve OA does not retrace itself as H is reduced. हम देखते हैं कि जब हम H को ऐसे ले जाते हैं तो ये कर्व रिट्रेस, जो शुरू में कर्व था, शुरू में O से A तक गया था, अब की बार कैसे जा रहा है? ये ऐसे जा रहा है, इस डायरेक्शन में, रिट्रेस नहीं हो रहा है। यानी कि पूरी साइकिल में ये ऐसे गया कर्व और ऐसे गया, और हम देख रहे हैं फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ H B इज नॉट यूनिक। H की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे अगर हम H की वैल्यू देखें तो B की वैल्यू यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये है, यूनिक वैल्यू नहीं है। H की यहाँ पे वैल्यू लेते हैं तो हम देखते हैं B की 2 वैल्यूज हैं, एक यूनिक वैल्यू नहीं मिलती है। और ये वैल्यूज किस पर डिपेंड करती हैं? दीज डिपेंड अपॉन द प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द सैंपल। जब हमने प्रीवियसली उसको जो है अनमैग्नेटाइज लिया था तब कुछ और वैल्यू थी, प्रीवियसली कितना मैग्नेटाइज हो चुका है, वो कितना उसमें रिमेनिंग बचा है मैग्नेटिज्म, उस पर डिपेंड करता है ये। So this phenomena of lagging of B behind H is called hysteresis. इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो B है वो लैग कर रहा है, H से पीछे पीछे चल रहा है ये। This phenomena is called hysteresis. Why? The word hysteresis means lagging behind. और ये जो लूप बना है, अगर हम पूरी साइकिल देखते हैं तो ये एरिया ऑफ द लूप, it represents the heat energy lost. इस पूरी साइकिल में कितनी हीट एनर्जी जो है वो लॉस हुई है इन वन साइकिल, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस एरिया। नेक्स्ट है परमानेंट मैग्नेट्स और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। परमानेंट मैग्नेट्स क्या होते हैं? द सब्सटेंसेस विच एट रूम टेम्परेचर रिटेन देयर फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड परमानेंट मैग्नेट्स, जो कि बहुत लंबे समय तक मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। कैसे बनाते हैं हम इनको? वी कैन होल्ड एन आयरन रॉड इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड हैमर इट रिपीटेडली। Secondly, we can also hold a steel rod and stroke it with one end of the bar magnet a large number of times, always in the same sense. एक ही डायरेक्शन में हम बार मैग्नेट से उसको रब करते रहें स्टील रॉड को, तो मैग्नेट बन जाती है। An efficient way of making a permanent magnet is to place a ferromagnetic rod in a solenoid and pass a current.
हम एक सोलेनॉइड लें और उसके अंदर जो रॉड रख दें कैसी, फेरोमैग्नेटिक, और उसके अंदर करंट पास कर दें, देन इट टर्न्स इनटू ए मैग्नेट। जो स्टील रॉड है वो मैग्नेट बन जाएगी। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड मैग्नेटाइजेस द रॉड। अब हमने जो हिस्टेरेसिस कर्व पढ़ा है उससे हम क्या करते हैं, सूटेबल सब्सटेंस सेलेक्ट कर सकते हैं, हमें किस सब्सटेंस से परमानेंट मैग्नेट बनाना है। परमानेंट मैग्नेट कैसे सब्सटेंस यूज करने चाहिए, द मटेरियल शुड हैव हाई रिटेंटिविटी हाई होनी चाहिए, यानी कि बाहर की फील्ड जीरो कर दी तब भी जो है उसमें मैग्नेटिज्म जो है वो खत्म नहीं हुआ है, जिससे कि मैग्नेट स्ट्रांग रहे। दूसरी, उसकी कोर्सिविटी हाई होनी चाहिए। कोर्सिविटी मीन्स उसके मैग्नेटिज्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा फील्ड ऑपोजिट में लगानी पड़ेगी तब डिस्ट्रॉय होगा, यानी कि इजिली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। हाई रिटेंटिविटी मतलब ज़्यादा समय तक रिटेन करना, हाई कोर्सिविटी मतलब इजिली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। एंड शुड हैव ए हाई परमेबिलिटी। हाई परमेबिलिटी होगी तो क्या होगा, उसका मैग्नेटिज्म जो है वो स्ट्रांग होगा। ठीक है, इसके लिए स्टील इज वन फेवर्ड चॉइस। स्टील की रिटेंटिविटी हालांकि सॉफ्ट आयरन से कम होती है, लेकिन सॉफ्ट आयरन में क्या होती है, कोर्सिविटी बहुत कम होती है। सॉफ्ट फेरोमैग्नेट होता है ये, जैसे हम फील्ड हटाएंगे उसकी जो है मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है, इसलिए स्टील इज प्रेफर्ड ओवर सॉफ्ट आयरन। अदर मटेरियल्स फॉर परमानेंट मैग्नेट्स आर एल्निको, कोबाल्ट, स्टील एंड डाइकोनल। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं कि जिनमें हम करंट पास करते हैं तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, और जब करंट स्टॉप करते हैं तो उनका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट दिखा रखा है। ये हमने एक रॉड ली है जिसमें कि हमने वायर लपेट दिया है और उसमें करंट पास करी है। तो जब तक हम करंट पास करेंगे तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, और जैसे ही करंट को जीरो कर देंगे इसकी तरह बिहेव नहीं करेगा। तो इसमें हमको ये जो कोर लिया है हमने वो कैसा होना चाहिए। The core of electromagnet are made of ferromagnetic materials which have high permeability. High permeability से क्या होगा, strong field develop होगी, and low retentivity. Retentivity उसकी करने हाई होने की जरूरत नहीं है, क्यों, जैसे ही हमको करंट ऑफ करनी है तो हमको उसकी जरूरत नहीं है, मैग्नेटिज्म उसका खत्म हो जाए तो कोई बात नहीं है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन इज ए सुटेबल मटेरियल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, क्योंकि रिटेंटिविटी उसकी काफी कम होती है। On placing a soft iron rod in a solenoid and passing a current, we increase the magnetism of the solenoid by 1,000-fold. When we switch off the solenoid current, the magnetism is effectively switched off, since the soft iron core has a low retentivity. And these electromagnets are used in electric bells, loudspeaker, telephone diaphragms, and also giant electromagnets are used in cranes to lift machinery and bulk quantity of iron and steel. तो ये जो हिस्टेरेसिस कर्व पढ़ा है हमने, हिस्टेरेसिस कर्व, इसके दो यूज हैं कि हम इसको जो है सेलेक्ट कर सकते हैं कि इससे हम कौन सा मटेरियल यूज करें परमानेंट मैग्नेट के लिए, कौन सा यूज करें इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए। इसके अलावा इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ट्रांसफॉर्मर में। उसमें क्या होता है, इन सर्टेन एप्लीकेशंस द मटेरियल गोज थ्रू एन एसी साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। उसके अंदर एक कोर होता है जिसको बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होता है वो, यानी कि ये साइकिल जो हिस्टेरेसिस की पढ़ी थी हमने, ये बार बार रिपीट होती है। कहाँ यूज होता है ये, ट्रांसफार्मर कोर्स में और टेलीफोन के डायफ्राम्स में। तो हिस्टेरेसिस कर्व ऑफ सच मटेरियल्स मस्ट बी नैरो। तो जो हमने ये कर्व ड्रॉ किया था हिस्टेरेसिस का, ऐसे कर्व आया था, ये हमने जो है H ड्रॉ किया था और B ड्रॉ किया था, और ये जो कर्व का एरिया है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, हीट लॉस पर साइकिल। तो हमें ऐसे मटेरियल चूज करने पड़ेंगे जिनका कि ये कर्व का एरिया बहुत कम है। इट मीन्स हिस्टेरेसिस कर्व मस्ट बी, द हिस्टेरेसिस कर्व फॉर सच मटेरियल्स मस्ट बी नैरो। ये मेन कंडीशन हमको इसकी लेनी पड़ेगी कि इसका क्या कर्व जो है बहुत नैरो होना चाहिए, जिससे कि द एनर्जी डिसिपेटेड एंड हीटिंग विल कॉन्सिक्वेंटली बी स्मॉल। The material must have a high resistivity to lower the eddy current loss. Eddy current loss के बारे में हम जब AC पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो ट्रांसफार्मर जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट में, तो उसमें ये चीज काम आएगी कि उसका जो है हमें कौन सा मटेरियल हमको अंदर कोर में यूज करना है। तो इस चैप्टर में जो हमने नई क्वांटिटीज पढ़ी हैं वो क्या क्या है। पहला है मैग्नेटिक फ्लक्स, जो एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट वेबर या टेस्ला मीटर स्क्वायर, डायमेंशंस। देन मैग्नेटाइजेशन पढ़ा है, जिसकी जो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है m से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट एम्पियर पर मीटर। मैग्नेटिक इंटेंसिटी दैट इज विच इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं इसको, H से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी सेम डायमेंशंस होती हैं जो कि मैग्नेटाइजेशन की होती है।
देन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक स्केलर क्वांटिटी है, कोई यूनिट नहीं, कोई डायमेंशन नहीं। देन रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, नो यूनिट नो डायमेंशंस, और ये इनके फॉर्मूले। देन मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू विच इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी, ये इसके डायमेंशंस और यूनिट्स। तो इसी के साथ ही हमारे यहाँ 5th चैप्टर खत्म होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये 3rd जो यूनिट थी हमारी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, ये यहीं पर फिनिश होती है। नेक्स्ट टर्न पे नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।